डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम पेपर की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको स्टडी करना है 6 लेसन्स, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड में आपको स्टडी करना है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में आपको स्टडी करना है इंग्लिश लैंग्वेज मतलब राइटिंग स्किल्स। यूनिट फोर्थ में स्टडी करना है प्रिसीज राइटिंग। यूनिट फिफ्थ में स्टडी करना है करिकुलम वीटे। ये सारे पॉइंट्स हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कम समय में आपको आसानी से ये समझ में आ सके कि आपको कुछ एग्जाम में तैयारी करने से छूटा तो नहीं है। छूटा है तो उसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेसन्स यूनिट फर्स्ट में 6 लेसन्स हैं। 6 लेसन में से आपको पहली एक पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो एग्जाम में लेसन्स के इस पोएम के राइटर के बारे में पूछा जाएगा कि यह पोएम किसने लिखी, हु रोड द पोएम। तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेंगे। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इस पोएम को किसने लिखा है, तो इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है चेरी ट्री। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हु रोड चेरी ट्री, चेरी ट्री को किसने लिखा। तो आंसर है रस्किन बॉन्ड। तो इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन लेसन है द एक्स। तो ये जो लेसन है द एक्स, यह किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा आर के नारायण ने। अगला है द सेल्फिश जियॉन्ट। तो द सेल्फिश जियॉन्ट किसने लिखा, तो आंसर होगा ऑस्कर वाइल्ड। स्पेलिंग याद रख लें, OSCRWILDE। अगला लेसन ऑन द रूल ऑफ द रोड। तो ये किसने लिखा, ऑन द रूल ऑफ द रोड, तो आंसर होगा AG गार्डिनर ने। अगला लेसन द सॉन्ग ऑफ कबीर। तो उसके सॉन्ग से पता चल जाता है कि किसका है, द सॉन्ग ऑफ कबीर, कबीर का सॉन्ग है। बट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हु ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश द सॉन्ग ऑफ कबीर। तो इसका आंसर आप देंगे ट्रांसलेटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो हु रोट द सॉन्ग, तो सॉन्ग रिटन बाय कबीर, बट हु ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, तो ट्रांसलेटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से 6 लेसन्स हैं। इनमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले इनके राइटर्स का नाम याद रखना है। दूसरे नंबर पर आप इनकी समरी स्टडी कर लें, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं वो आसानी से आपको याद रह सके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में आपको स्टडी करना है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स में आप हमेशा जो स्टडी करता है फिर से उनका रिवीजन है पार्ट थर्ड में। जैसे कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये पूछा जाता है कि निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाइए, या सिंपल से निगेटिव बनाइए, या सिंपल से इंट्रोगेटिव बनाइए। इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा जाता है। फिर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का नॉलेज आपको है कि नहीं। तो जो आपने 10, 12, 11, 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टडी किए थे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, उन्हें फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए कहेंगे और पैसिव वाइज से एक्टिव वाइज बनाने के लिए कहेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको ये होता है नरेशन, जो आप 11, 10, 12 में स्टडी कर चुके हैं, फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में इसमें से भी ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पे एक क्वेश्चन आएगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लाइन के लिए एक शब्द या एक शब्द के लिए एक लाइन अनेक शब्द, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान में जो विश्वास करता है उसको एक शब्द में लिखना है, तो होता है थीस्ट, आस्तिक। तो ये इसके एग्जांपल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, या ट्रांसफॉर्मेशन, तो इन सभी पॉइंट्स की लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो सारी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर अगला वोकैबुलरी में आपको स्टडी करना है कंफ्यूजिंग, मिसयूज्ड वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स।
तो इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स वोकैबुलरी स्टडी करना है, जिसमें कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं, कुछ कंफ्यूज करने वाले स्पेलिंग वर्ड्स होते हैं। तो वह उसके लिए भी अगर आपको स्टडी करना चाहते हो डिटेल में, तो इसकी भी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगी। यूनिट थर्ड में आपको स्टडी करना है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश अगर आपको पढ़ना आती है या नहीं आती है, इंग्लिश आपको लिखना आता है या नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए अनसिन पैसेज दिया जाएगा और लिखने के लिए पैराग्राफ्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंशन का अर्थ होता है अनसिन पैसेज, इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, पैसेज पढ़कर आपको उन प्रश्नों के जवाब देना है जो आप हमेशा करते आए हैं। उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपको राइटिंग स्किल जानने के लिए आपको पैराग्राफ राइटिंग कहा जाएगा कि आप इस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखिए 10 to 20 सेंटेंसेस, एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में 10 to 15 सेंटेंसेस लिखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये टॉपिक हमेशा दिए जाते हैं और इन्हीं टॉपिक्स पर बार बार लिखने के लिए कहा जाता है। तो जो भी आपने 10, 12, 11 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टडी किया है, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में लिख दीजिए। इनके अलावा भी दूसरे टॉपिक्स देख लीजिए, जैसे माय कॉलेज, तो माय कॉलेज के ऊपर में गांधी जी के ऊपर, ऐसे किसी पर भी टॉपिक पैराग्राफ आ सकता है। रिपोर्ट राइटिंग, जनरली रिपोर्ट राइटिंग आपको 10th 11th 12th में रिपोर्ट राइटिंग आई थी एग्जाम में। अब वो रिपोर्ट राइटिंग क्या थी, जैसे किसी एनुअल फंक्शन के बारे में, कोई रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, एनएसएस कैंप के बारे में। तो इस तरह से 3 टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, एनुअल फंक्शन, एक्सीडेंट, एनएसएस कैंप। इनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि यह प्रोग्राम, यह फंक्शन, यह एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें क्या क्या घटना हुई, वो आपको इंग्लिश में लिखना होता है। तो जो भी आपने 10, 12, 11th में स्टडी किया हो, उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए और आसानी से आप इनके जवाब दे पाएंगे। शॉर्ट एसेज, अब एसेज का पैराग्राफ राइटिंग करीब करीब सेम है, तो अगर आप पैराग्राफ राइटिंग स्टडी कर लेते हैं तो शॉर्ट एसेज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यूनिट फोर्थ में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप थोड़ा सा सिंसियरली इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर निश्चित रूप से बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रिसाइज राइटिंग, इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है 10 लाइन का, फिर 15 लाइन का, 20 लाइन्स का, और कहा जाता है इसकी प्रिसाइज लिखिए। प्रिसाइज का मतलब जो अगर उन्होंने आपको 15 लाइन्स दी हैं तो कहेंगे कि इसको 5 लाइन में कन्वर्ट कर दो, 10 लाइन्स दी हैं तो उसको 3 लाइन्स में लिख दो, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 3.5 लाइन, 3.5 लाइन का एक पैराग्राफ है जिसको नीचे 1.5 लाइन में लिखा गया है। कैसे, गांधी जी वाज ए ग्रेट मैन, इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है ना, वो आपको प्रिसाइज राइटिंग में कवर करना होता है। तो इसके अंदर जो नोटेड है वो क्या है, ग्रेट मैन, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर। तो नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर ये इसमें नोटेड है। ही स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स लाइक नमक तोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च एटसेट्रा। ही मेड इंडिया फ्री। तो उसने आंदोलन स्टार्ट किए, तो आंदोलन के नाम आप छोड़ दीजिए, सिर्फ मूवमेंट्स को कवर कर लीजिए। और फिर लास्ट में ही मेड इंडिया फ्री, इन्होंने ही देश को आजादी दिलाई, तो यहाँ पर मेड इंडिया फ्री जरूर कवर कर लें। तो हर सेंटेंस के अंदर कुछ मेन जानकारी होती है, उस जानकारी को वहां से उठाकर अपनी प्रिसाइज राइटिंग में ऐड कर लीजिए। जैसे किसके बारे में, गांधी जी, कॉमा ए ग्रेट मैन, तो गांधी जी के बारे में क्या है, ग्रेट मैन। नॉन वायलेंट लीडर, ये हमने यहाँ पे उतार लिया कॉमा लगाकर। स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स, कई स्टार्ट मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की। एंड मेड इंडिया फ्री, देश को आजादी दिलाई। इस तरह से आप एक पैराग्राफ को प्रिसाइज राइटिंग में कवर कर सकते हैं। नोट, यही मैंने आपको समझाया है, सभी पॉइंट्स कवर होने चाहिए। हर सेंटेंस में जितने पॉइंट्स हैं, लीडिंग वर्ड हैं, उनको आप कवर करें। पर अगर कोई बहुत लंबी लिस्ट है तो उस लिस्ट को आप अवॉइड करें। जैसे मैंने यहाँ पर सारे मूवमेंट्स के लिस्ट को, नामों को अवॉइड किया है और प्रिसाइज राइटिंग हो गई। तो इस तरह से प्रिसाइज राइटिंग करना बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट फिफ्थ में है आपको सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटे। पहला ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी? तो इसका आंसर होगा करिकुलम वीटे। तो स्पेलिंग जरूर याद कर लें, लिख कर देख लें, यह आपको एग्जाम में लिखना ही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज करिकुलम वीटे? करिकुलम वीटे होता क्या है?
तो उसका आंसर आप इस लाइन को रट लें, याद कर लें। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर एजुकेशन एंड द जॉब्स यू हैव डन। आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल की है, जो जॉब्स की है, उनका पूरा रिकॉर्ड दैट यू सेंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने बारे में पूरी एक डिटेल भेजते हैं। डिटेल्स अपनी क्वालिफिकेशन लिख, जनरल इंफॉर्मेशन के अलावा क्वालिफिकेशन और अपने अनुभव जहां पर आपने जॉब किया हो, इसके द्वारा इस तरह से बनता है सीवी, करिकुलम विटे। पहले हम करिकुलम विटे को रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं और बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूम सीवी। रिज्यूम लिखने का, सीवी लिखने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा, रिज्यूम इज अ पर्सनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट फॉर ए जॉब सेंट टू ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो रिज्यूम, सीवी क्या होता है? यह आपकी पर्सनल मार्केटिंग का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप जॉब के लिए सेंड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी मार्केटिंग के लिए एक अपने बारे में डिटेल बनाएं और उसके हम किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करें ताकि हमको आसानी से जॉब मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिकुलम विटे, व्हाट टाइप ऑफ रिज्यूम सीवी आर देयर। तो मेन तीन प्रकार के रिज्यूम्स होते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा होता है फंक्शनल और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन। तो आप ज़्यादा डिटेल में न जाएं, केवल इनको पॉइंट टू पॉइंट तीनों याद रख लें, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स के लिए आपको इन सारे वर्ड्स की स्पेलिंग याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में आसानी से जवाब दे सकें। अगला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जा रहा है आजकल पार्ट 3 की परीक्षाओं में, व्हाट रूल्स आर टू राइट अ रिज्यूम सीवी। एक रिज्यूम लिखने के क्या क्या नियम है? Which contents we should keep in our mind to write a resume। एक रिज्यूम, एक सीवी लिखने में हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए, कंटेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले राइट नेम एट टॉप, सबसे पहले आप ऊपर अपना नाम लिखिए। कीप सेक्शन लाइंड अप, तो जो भी अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं उनको एक के नीचे एक ऑर्डर में लिखें। यूज एरियल और टाइम्स रोमन न्यू रोमन। कई प्रकार के फॉन्ट्स हैं आपके कंप्यूटर में, तो आपको या तो एरियल सिलेक्ट कर लीजिए या टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे ज्यादा यही चलते हैं और पढ़ने में भी आसानी रहती है। फॉन्ट साइज ना तो बहुत छोटे होना चाहिए ना बहुत बड़ी होना चाहिए। तो 11 से 11 से छोटा ना हो और 12 से फॉन्ट की साइज बड़ी ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। राइट करेक्ट स्पेलिंग, जब भी आप रिज्यूम लिखें तो स्पेलिंग बार बार चेक करें कि कहीं कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, यहीं पर आपका इंप्रेशन बनता है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने रिज्यूम में कवर कर सकते हैं। अपने नाम के अलावा जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, फिलोसॉफी एटसेट्रा, इस तरह के अपनी लाइफ के बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करते हैं अपने रिज्यूम में, सीवी में। उन सारों पर आप जिक्र कीजिए, सभी कुछ कवर करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन जो आपको कंपलसरी आएगा वह है, ड्राफ्ट सीवी रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए या कोई भी पद के लिए एक रिज्यूम, एक सीवी ड्राफ्ट कीजिए। तो रिज्यूम किस तरह से ड्राफ्ट करना है, जैसा कि हमने कंटेंट में सीखा है कि नाम लिखना चाहिए, पापा का नाम लिखना चाहिए, एड्रेस लिखना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर अपना एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो अपनी अचीवमेंट्स, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, ये सारे पॉइंट्स कवर कर, अपने ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सारे पॉइंट्स कवर करें तो आपका जो रिज्यूम बन जाएगा, सीवी बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, नेम, तो सबसे नेम लिखते हैं, नेम के बाद ऐसा कॉलन बनाएं और राजेश शर्मा। फादर्स नेम अशोक शर्मा, पॉइंट्स लिखें और पॉइंट्स के सामने उसको फिलअप भी कर दें। एड्रेस तो एक एड्रेस बनाकर लिख दें, 32 राज मोहल्ला इंदौर MP। मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी का सिस्टमेटिक ईमेल आईडी में आप जो भी नेम वगैरह दें, अपना नाम लिख देना चाहिए। नाम के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप फिगर डाल दें कोई 2-3, और फिगर के बाद @gmail.com, जिस भी कंपनी का आप जीमेल आईडी बनाएं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, तो जो भी आप हैं क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज लिखते हैं ताकि
अगले व्यक्ति को आपको क्वालिफिकेशन को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम अगले पेज पर ले रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आपने DCA किया है, 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो आप लिखते हैं DCA। एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कोई जॉब किया तो वो लिख दें। जैसे राजेश शर्मा ने 6 मंथ्स एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम किया तो उसने लिख दिया एक्सपीरियंस 6 मंथ्स एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ऑब्जेक्टिव, अब कोई भी चीज, कोई जॉब करने का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव, पैसे कमाने के अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे टू एनहेंस माई स्किल्स, उसको अब 6 महीने उसने काम किया, वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो गया है। यूटिलाइज माई नॉलेज, अब मैं वापस जॉब क्यों करना चाहता हूँ, अपने जॉब नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए। फिर आप अपने अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पर आपको फर्स्ट प्राइज मिली है, जैसे कि राजेश शर्मा को फर्स्ट प्राइज मिली है, गॉट फर्स्ट प्राइज इन स्पीच, उसको स्पीच में, भाषण में फर्स्ट प्राइज मिली है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उसने लिख दिया गॉट फर्स्ट प्राइज इन स्पीच एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पार्टिसिपेशन, अगर आपने किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेट किया हो, हमेशा आप करते हैं और हमेशा एंकर बनना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेशन, एंकरिंग इन कल्चरल एक्टिविटीज। राजेश शर्मा को क्या शौक है, कोई भी कल्चर एक्टिविटी हो तो उसमें एंकरिंग करना, उसमें एंकर बनना, तो वो जरूर लिख दीजिए। हॉबीज, अब राजेश शर्मा की हॉबीज क्या है, रीडिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, आपकी भी यही हॉबी हो तो लिख सकते हैं, कोई और हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफाई करना है कि मैंने जो कुछ भी जानकारी दी वो बिल्कुल सही है, तो ये एक लाइन आजकल जरूर लिखी जाती है, I hereby certify that the above information provided is true to my knowledge। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने आपको जितनी जानकारी थी सारी दे दी हैं और बिल्कुल सत्य हैं। फिर नीचे आप डेट लिख दें, डेट के सामने अपना नाम लिख दें और नीचे प्लेस लिख दें कि आप किस प्लेस को बिलोंग करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत आसानी से CV तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, और ये निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा और आपको लिखना है। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं बहुत आसानी से, सिंपल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एट लास्ट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी डिटेल स्टडी करना हो तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक ओपन कर लेवें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। थैंक यू वेरी मच।